नमस्ते दोस्तों। अभी हम बात करेंगे नेशनल पॉलिसी ऑन एसएचई यानी कि सेफ्टी, हेल्थ और एनवायरनमेंट के बेसिस पे। तो ये स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है, उसके तहत जो नेशनल पॉलिसी डिसाइड की है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। क्योंकि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि आईएलओ, उनके तहत अलग अलग जो डिस्कशंस, मीटिंग्स और पब्लिश डेटा रहता है, उसके बेसिस पे हर एक कंट्री अपनी पॉलिसी डिसाइड करती है और फिर ये पॉलिसी के बेसिस पे कंट्री में जो अलग अलग स्टेट्स है वो स्टेट गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले आपको इंटरनेशनल लेवल से जो भी लेटेस्ट सिचुएशन है, करंट सिचुएशंस है और उसके कुछ सिचुएशन के सॉल्यूशंस है, उसके बारे में आपको ध्यान देना होगा और उसके बाद में ये पॉलिसी डिसाइड होती है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो मिनिस्ट्री है उन्होंने ये पॉलिसी फाइनलाइज की थी, तो उसके बारे में अभी हम जानकारी लेंगे। ये जो पॉलिसी है इसका मेन रेफरेंस है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहां पर अलग अलग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए रहते हैं जो स्टेट पॉलिसी फाइनलाइज करने के लिए होते हैं। उसके अंदर ये पॉलिसी डिसाइड हो चुकी है। तो इसमें ये फर्स्ट पॉइंट है प्रीएम्बल, जिसमें इसका फर्स्ट पॉइंट है रेफरेंस दिया है 1.1 में। 1.2 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो प्रिंसिपल्स बताए गए, जैसे कि यहाँ पे हेल्थ और स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉइज, जो मेन और वुमेन जो काम करती है इंडस्ट्रीज में, उनके बारे में कहा गया कि ये हेल्थ को और जो एम्प्लॉइज की स्ट्रेंथ है उनको सिक्योर करना जरूरी है, ये एक एलिमेंट है। उसके अलावा जो एज है, जैसे कि हम नॉर्मली जो बात करते हैं 18+ कैटेगरी के जो पर्सन्स होंगे उनको ही यहाँ पे इंडस्ट्रीज में अलाउ किया जाता है। बाकी जो इकोनॉमिक नेसेसिटी बेसिस पे या फिर इकोनॉमिकल सिचुएशन की वजह से अगर कोई इंडस्ट्रियल पर्सन या एम्प्लॉयर आपको फोर्सफुली कुछ काम करने के लिए कहता है तो वो नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी यहाँ पे एक एलिमेंट है। उसके अलावा जो अलग अलग बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि कुछ ह्यूमन कंडीशंस के एग्जांपल्स है यहाँ पे, तो मैटरनिटी रिलीफ भी यहाँ पे होनी चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं अलग अलग एक्ट्स और रूल्स में भी मैटरनिटी बेनिफिट्स होते हैं, वो भी बात यहाँ पे एज ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कही गई है। उसके अलावा जो पार्टिसिपेशन है एम्प्लॉय का, वो मैनेजमेंट के अलग अलग अंडरटेकिंग्स में हो सकता है, कुछ एस्टेब्लिशमेंट में हो सकता है, कुछ डिसीजंस में हो सकता है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और इसके बारे में भी यहाँ पे गवर्नमेंट थ्रू डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिया गया है। फिर 1.3 में मेन बात कही गई, यानी कि एंश्योर द सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी इंडस्ट्रीज अभी यहाँ पे है इंडिया में, तो वहां पे वर्किंग कंडीशन हेल्दी होनी चाहिए और जो ओवरऑल वर्किंग कंडीशन वो सेफ होनी चाहिए। तो उसके लिए भी आप कुछ अलग अलग पॉइंट्स ले सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने अभी रिकॉग्नाइज किया है कि जो सेफ्टी और हेल्थ है वर्कर्स का, उसके बारे में पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है और ये एम्प्लॉयर्स को भी कन्विंस करने की बात कही है यहाँ पे कि अगर आपका ओवरऑल एनवायरनमेंट हेल्दी और सेफ होगा तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी अच्छी हो जाएगी और इसमें से कुछ सोशल डेवलपमेंट भी यहाँ पे हो सकते हैं। यानी कि अगर आपने ये वर्क एनवायरनमेंट हेल्दी और सेफ रखा तो एम्प्लॉयर्स को तो बेनिफिट होने ही वाला है और यहाँ पे एम्प्लॉयज को भी बेनिफिट होगा और सोसाइटी को भी यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है। तो जो भी निगेटिव एक्टिविटीज होगी या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए अगर आप कोई इन्फोर्स कर रहा होगा तो उसके लिए भी कुछ आपको प्रिवेंशन लेने की जरूरत होगी, कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होंगे और वो स्टैंडर्ड्स या प्रैक्टिसेस जो भी गुड प्रैक्टिसेस उसको ही फॉलो करना चाहिए, इसके लिए ही आपको मोटिवेशन मिलना चाहिए। 1.4 में जो नेशनल अथॉरिटीज है उसके बारे में कहा कि ये जो अभी
बातें कही गई है कि आपको सेफ और हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए, उसके लिए आपने ये कुछ गाइडलाइन, स्टैंडर्ड्स, कोड्स ऑफ प्रैक्टिस फॉलो करनी चाहिए। तो उसके लिए कुछ नेशनल अथॉरिटीज यहाँ पे फाइनलाइज होती है, जो अथॉरिटीज के अंदर अलग अलग जो गाइडलाइंस है, नोटिफिकेशन से या गैजेट से वो पब्लिश हो सकते हैं। तो ये अथॉरिटीज के लिए जो मिनिमम कॉम्पिटेंट पर्सन चाहिए, वो पर्सन के एक्सपीरियंसेस, क्वालिफिकेशन के बेसिस पे वो फाइनलाइज होंगे। और फिर आपको जो भी सिचुएशन है, जो एक्सीडेंट्स है या इंसिडेंट्स है या कुछ हेल्थ डिसीजेस, हेल्थ ओरिएंटेड डिसीजेस है, इनको प्रिवेंट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। 1.5 में ये मेंशन किया है कि जो सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये अचीव नहीं हो सकती जब तक आप सेफ और हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट नहीं करेंगे। तो ये एक्चुअली फंडामेंटल ह्यूमन राइट है हर एक वर्कर का, एम्प्लॉय का, कि यहाँ पे सेफ और हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट यहाँ पे देना चाहिए एम्प्लॉयर ने। तो एजुकेशन या ट्रेनिंग, कंसल्टेशन या जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, या फिर गुड प्रैक्टिसेस यहाँ पे जो अलग अलग एरियाज में हो सकती है, तो सिमिलर इंडस्ट्रीज या वो रीजन के जो बेस्ट इंडस्ट्रीज होंगी, उनके थ्रू भी आपको यहाँ पे सीखना चाहिए। और ये सभी बातों के लिए कुछ ना कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज होनी चाहिए। और फिर ये एक्टिविटीज अगर नहीं होती है तो एज अ एम्प्लॉय आप यहाँ पे ये पूछ सकते हैं कि ये एक्टिविटीज या कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज, मोटिवेशनल एक्टिविटीज यहाँ पे क्यों नहीं होती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट आपको हेल्प कर सकता है। 1.6 में ये बात कही गई कि मैक्सिमम इंडस्ट्रीज आज के डेट में कॉन्ट्रैक्ट और सब कॉन्ट्रैक्ट की बात करती है, और उसके बेसिस पे जो पैसे है वो सेव करके फिर यहाँ पे कंपनी चलाने की कोशिश करती है, और उसके बेसिस पे फिर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करती है। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी है कि अगर आपने आउटसोर्सिंग किया है या फिर आपने कंटिन्यू बेसिस पे मैन पावर अगर आप रिप्लेस कर रहे हैं या चेंज करते जा रहे हैं, या फिर जो पर्सन को कंटिन्यू बेसिस पे जो काम रेगुलर बेसिस पे और कंटिन्यूएशन में देना चाहिए, अगर वो भी रोटेशन होते जा रहा है, तो यहाँ पे जो भी ट्रेनिंग्स या एक्सपीरियंस या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए, शायद उसमें कुछ ना कुछ लूप होल्स आते जाएंगे और यहाँ पे हजार्ड्स बढ़ते जाएंगे। अगर इनके हजार्ड्स बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली रिस्क भी बढ़ सकती है, और ये हजार्ड्स और रिस्क सेफ्टी ओरिएंटेड हो सकते हैं, हेल्थ ओरिएंटेड हो सकते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पे दूसरे कुछ जो कन्वेंशनल हजार्ड्स यानी कि जो पुराने हजार्ड्स ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके अलावा भी कुछ नए हजार्ड्स यहाँ पे ऐड हो सकते हैं। यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की भी बात कही गई कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे जो कन्वेंशनल हजार्ड्स है वो रिड्यूस हो सकते हैं, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी आपने ठीक तरह से अडॉप्ट नहीं की तो उसकी वजह से भी नया हजार्ड्स यहाँ पे जनरेट हो सकता है, इसका भी आपको केयर लेना है। 1.7 में हजार्डस ऑपरेशंस और जो एम्प्लॉयज है जो स्पेशली रिस्क प्रोन एरियाज या कंडीशंस में काम करते हैं, यानी कि जहां पे ज्यादा रिस्क होती है, ऐसे जो कंडीशंस है वहां पे स्पेशली आपको ध्यान देना है, क्योंकि वहां पे स्पेशली जो रेगुलर काम करने वाले या एक्सपीरियंस होल्डर्स वर्कर होते हैं उन्हीं को काम देना चाहिए। अगर आप ये चेंज करते रहेंगे तो वहां पे रिस्क और बढ़ सकती है और एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं। 1.8 में जो केमिकल्स आप यूटिलाइज करते हैं या फिर जो बायोलॉजिकल एजेंट्स आप यूज करते हैं या फिर एग्रोकेमिकल्स आप यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं या फिर जो एग्रीकल्चरल मशीनरीज आप यूज करते हैं, उसके बारे में बताया गया है कि इसमें मेजर एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, मेजर एक्सीडेंट के रिस्क यहाँ पे है, इसीलिए आपको कुछ ना कुछ कंट्रोल अडॉप्ट करके ये मेजर एक्सीडेंट्स अवॉइड करने चाहिए। तो इसमें कुछ कंप्यूटराइज कंट्रोल टेक्निक भी हो सकती है, कुछ वार्निंग सिस्टम्स हो सकते हैं, अलार्म सिस्टम्स हो सकते हैं, या फिर जो वर्क स्ट्रेसेस है उसको कम कर सकते हैं, और कुछ मॉडिफिकेशंस भी आप जॉब ओरिएंटेड कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो हेल्थ और एनवायरमेंटल रिस्क है वो आप मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये जो 1.8 में बताया गया था उसकी ओरिएंटेड ही 1.9 है कि जो मेन पर्पस है ये नेशनल पॉलिसी का, जो ओवरऑल पर्पस के एलिमेंट्स है उसमें स्पेशली
है कि वर्क रिलेटेड इंजुरीज आपको कम करनी है, या फिर जो डिसीजेस है वो मिनिमाइज करने हैं, फैटलिटीज आपको 0 टारगेट रखना है, जो डिजास्टर है या फिर जो नेशनल असेट्स का कुछ लॉस हो सकता है, तो ऐसे जो इश्यूज है ये आपको मिनिमाइज करना है। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ और एनवायरनमेंट ओरिएंटेड परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे बढ़ाना है। तो इसके लिए आपको प्रोएक्टिव अप्रोच की जरूरत है। प्रोएक्टिव अप्रोच का मीनिंग है कि अगर कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट होता है उसके पहले ही प्रिडिक्शन आपको होना चाहिए, यानी कि आपको जो एक जजमेंट होना चाहिए कि ये एक्सीडेंट हो सकता है, यहाँ पे ये रिस्क है या ये हजार्ड है, और फिर इसको मिनिमाइज करने के लिए हमको ये एक्टिविटीज या स्टेप्स लेना चाहिए। तो इसको हम कहेंगे प्रोएक्टिव अप्रोच। तो प्रोएक्टिव अप्रोच की टेक्निक्स या स्टेप्स ऐड करके बहुत सारे हजार्ड्स, रिस्क या एक्सीडेंट्स आप अवॉइड कर सकते हैं या एटलीस्ट मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो मेन एम्प्लॉइज और सोसाइटी को आपको बचाना है, उसको सेफ और हेल्दी वर्किंग कंडीशंस में उसको काम करने के लिए बताना है और वैसा एनवायरनमेंट भी क्रिएट करना है। तो ये ओवरऑल नेशनल पॉलिसी के मेजर एलिमेंट्स है जो प्रीएम्बल में कहे गए हैं। तो ये जो प्रीएम्बल के जो नेशनल पॉलिसी के एलिमेंट्स है, इनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ने काम करना चाहिए। तो यहाँ पर लेबर डिपार्टमेंट जो है उन्होंने काम किया है, लेकिन इनका कहना है कि हर एक डिपार्टमेंट, हर एक मिनिस्ट्री में भी डिटेल यहाँ पे एनालिसिस होना चाहिए कि यहाँ पे वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है, वर्किंग कंडीशंस क्या है, और अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे अभी एनर्जी एक मिनिस्ट्री हो सकती है, कोल ओरिएंटेड या स्टील ओरिएंटेड एक मिनिस्ट्री हो सकती है, या फिर यहाँ पे जो एग्रीकल्चर ओरिएंटेड एक अलग मिनिस्ट्री है, या फिर यहाँ पे मेडिकल ओरिएंटेड अलग इंडस्ट्री यानी कि हेल्थ ओरिएंटेड अलग इंडस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री है। तो ये अलग अलग मिनिस्ट्री के जो डिपार्टमेंट्स है, ये डिपार्टमेंट्स में भी उन्होंने सोचना चाहिए कि इस मिनिस्ट्री के अंडर जो भी इंडस्ट्रीज आती है वो इंडस्ट्रीज में वर्किंग कल्चर कैसा होना चाहिए, जिसकी वजह से हेल्थ के रिस्क कम होने चाहिए या फिर जो एडवर्स इम्पैक्ट है वो मिनिमाइज होने चाहिए, एनवायरनमेंट पे जो इफेक्ट होता है वो भी इम्पैक्ट कम होना चाहिए। इसके लिए हर एक डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री में काम करना चाहिए। फिर आता है सेकंड पॉइंट, इसमें जो मेन नेशनल पॉलिसी का जो गोल है ये लेबर डिपार्टमेंट में बता है। तो सबसे मेजर जो गोल है, सेफ्टी और हेल्थ कल्चर आपको अचीव करना है। तो इसके लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स को आपको फुलफिल करना होगा। जैसे यहाँ पे है स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क। तो जैसे अभी हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मैक्सिमम केसेस में ये देखा गया है कि जब तक आपकी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, अगर आपकी लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तब तक वहां पे सीरियसनेस कम होती है। जैसे कि अगर स्पेसिफिकली बात करेंगे यहाँ पे, जैसे उन्होंने शेयर किया है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट की कमी थी, उसके बाद में फिर अलग अलग एक्ट्स और रूल्स आ चुके हैं, और अभी थोड़ा सा ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो डाइवर्सिफाइड सेक्टर था, अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, अभी वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के वजह से और कुछ स्टैंडर्ड कोड्स और प्रैक्टिसेस की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में हो चुका है। जैसे बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट और रूल आ चुका है, नेशनल बिल्डिंग कोड यहाँ पे आ चुका है। ऐसे सारे गाइडलाइंस की वजह से कंस्ट्रक्शन सेक्टर में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन जब तक ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं आती है तब तक इसका सीरियसनेस कम होता है। जो कुछ सुटेबल सिस्टम्स होती है, जैसे कि कंप्लायंस की होती है या फिर एनफोर्समेंट की होती है या फिर इंसेंटिव्स की होती है, तो अगर किन्होंने कुछ कंप्लायंस नहीं किए हैं तो उनको पेनल्टी प्रोविजन, अगर कंप्लायंस ठीक तरह से की है या फिर जो भी स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स थे उससे भी अच्छा काम किया है तो उनको एप्रिसिएशन भी मिलना चाहिए। तो ये स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क आपको फर्स्ट पॉइंट है गोल के अंदर। सेकंड है जो एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल सपोर्ट सर्विसेज है वो प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि आपको सेफ्टी और हेल्थ कल्चर आपको मेंटेन करना है। इसके अलावा जो इंसेंटिव्स के स्कीम है इनको भी इलैबोरेट करना चाहिए और उसके लिए अवेयरनेस भी क्रिएट होना चाहिए कि आपको अलग अलग इंसेंटिव्स के स्कीम्स यहाँ पे गवर्नमेंट थ्रू क्या मिल सकते हैं।
कुछ स्कीम्स नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी हो सकती है, और कुछ चीजें आपको R&D के अंदर यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो एक्टिविटीज है उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल सकता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे अभी कुछ एनर्जी सेक्टर्स में रिसर्च या डेवलपमेंट की एक्टिविटीज हायर साइड में है, या फिर जो फोसाइल फ्यूल से, जो कन्वेंशनल फ्यूल से उसका सब्स्टिट्यूशन करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज को फंडिंग दी गई है, या फिर अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से कोल का यूटिलाइजेशन, ऑयल का यूटिलाइजेशन, डीजल बेस्ड जो इक्विपमेंट है वो कम हो जाएंगे, उसका एप्लीकेशन कम होगा, तो ऑटोमेटिकली जो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन क्रिएट होता है वो पोल्यूशन भी रिड्यूस होगा, या फिर आपके हेल्थ पे जो इम्पैक्ट होता है वो भी रिड्यूस हो सकता है। तो जो पॉजिटिव चीजें हो सकती है या फिर जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंडिंग भी आपको गवर्नमेंट दे सकती है। उसके अलावा जो स्ट्रेटजीज और मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस सिस्टम्स हैं वो भी आपको यहाँ पे सिस्टम में एड ऑन करने हैं, जिसकी वजह से जो एक्सीडेंट या डिसीजेस या फिर जो एडवर्स इम्पैक्ट है उससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको स्पेसिफिक टेक्निकल मैन पावर चाहिए या फिर टेक्निकल नॉलेज चाहिए जो स्पेशली SHE ओरिएंटेड हो यानी कि सेफ्टी, हेल्थ और एनवायरनमेंट ओरिएंटेड हो, तो एक्सपर्टाइज का भी आपको यहाँ पे पार्टिसिपेंट मिल सकता है, या फिर ऐसी कुछ प्रोविजन यहाँ पे हो सकती है जिसके थ्रू जो एक्सपर्ट नॉलेजेबल पर्सन है वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे और आपको गाइड करेंगे। इसके अलावा है प्रमोटिंग इंक्लूजन ऑफ SHE। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट के लिए या फिर वर्क प्लेसेस में जो कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट रिक्वायरमेंट है उसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो सभी कंपोनेंट्स के स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स और गाइडलाइंस पब्लिश होंगे, जिसके बेसिस पे भी आप यहाँ पे इजीली SHE ओरिएंटेड एक्टिविटीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये एक्चुअली सेफ्टी और ऑक्यूपेशनल हेल्थ जो है ये एक्चुअली एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन ले लो उसके बीच में हो सकता है और इसीलिए आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ये अलग अलग गोल्स थे नेशनल पॉलिसी में। अभी ऑब्जेक्टिव्स जो है उसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स में मेन आपको अचीव करना है कंटिन्यूअस रिडक्शन इन द इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स, इंजुरीज, फैटलिटीज, डिसीजेस, डिजास्टर। तो ये जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा है उसके बेसिस पे आपको ये कुछ टारगेट रखने होंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव रखने होंगे। सबसे जो आइडियल टारगेट है वो है 0 एक्सीडेंट। तो 0 एक्सीडेंट अगर आपने टारगेट रखा उस हिसाब से आपको प्लानिंग करना होगा और फिर एग्जीक्यूशन पार्ट आएगा। सेकंड ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूव्ड कवरेज ऑफ वर्क रिलेटेड इंजुरीज। तो जहां पे फैटलिटीज होती है या फिर कुछ डिसीजेस हो सकते हैं, तो ऐसा डेटा आपको कलेक्ट करना है और फिर वहां पे आप बेटरली कैसे परफॉर्म करेंगे उसके लिए आपको कुछ मेजरमेंट्स अगर करने होंगे तो वो मेजरमेंट्स आपको करने, जैसे कुछ वर्क प्लेस मॉनिटरिंग होती है या फिर हेल्थ ओरिएंटेड मॉनिटरिंग होती है या फिर जो मेडिकल चेकअप होते हैं या टेस्ट होते हैं उसके ओरिएंटेड भी आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो ये अलग अलग आपको डेटा कलेक्ट करना होगा और उसके बेसिस पे भी कुछ एक्शंस लेने होंगे। फिर जो है कम्युनिटी अवेयरनेस। तो जो भी SHE ओरिएंटेड एक्टिविटीज हैं वो पब्लिक को भी मालूम होने चाहिए, जो भी आपके इंडस्ट्रीज में वर्कर्स है उनके फैमिलीज को भी मालूम होना चाहिए। इसके लिए भी कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे रखने चाहिए जो SHE ओरिएंटेड हो। उसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड्स आप फॉलो कर सकते हैं जो सेफ्टी, हेल्थ और एनवायरनमेंट ओरिएंटेड है। अगर आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड अच्छा है, जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है या कंप्लायंस है उससे बेटर लेवल पे है, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। और जहां पे पॉसिबल हो वहां पे ग्रीन जॉब्स यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने चाहिए। तो एज ए एम्प्लॉयर आपको ग्रीन जॉब क्रिएट करने चाहिए और एज ए एम्प्लॉय या वर्कर ग्रीन जॉब्स में आपको काम करना चाहिए। तो यहाँ पे जो एनवायरमेंट पे एडवर्सली इम्पैक्ट करने वाले जॉब्स जो है या एक्टिविटीज है या प्रोसेस है वो अवॉइड करके अगर आप कुछ ऐसे जॉब क्रिएट करते हैं जहां पे SHE प्रोटेक्ट हो तो उनको ग्रीन जॉब कहा जाएगा। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस ओरिएंटेड जॉब्स हो सकते हैं, जैसे कि हम सोलर एनर्जी यूटिलाइजेशन करेंगे या फिर
वाटर रेन वाटर का हार्वेस्टिंग करके वाटर कंजम्पशन करेंगे, या फिर आप विंड पावर यूटिलाइज करके वहां पे पावर जनरेट करेंगे, या फिर जो वेस्ट वाटर है वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट और उसका वहां से भी आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज है जहां पे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का यूटिलाइजेशन करके और फोसाइल फ्यूल का कंजम्पशन या यूजेस रिडक्शन करके आप वो जॉब फाइनलाइज कर सकते हैं। ये सारे ग्रीन जॉब से मेजर ऑब्जेक्टिव्स है। अभी ये हमने अभी तक देखा था कि प्रीएम्बल क्या है, फिर इसमें से एलिमेंट्स क्या है, फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और फिर अभी इसका एक्शन प्रोग्राम क्या होना चाहिए। तो ये एक्शन प्रोग्राम टाइम बाउंडेड होना चाहिए। उसके अलावा जो फर्स्ट पॉइंट है एनफोर्समेंट, तो इसमें जैसे अभी हमने बात की थी कि जो मशीनरीज है वो मशीनरीज ओरिएंटेड जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस है उसको फॉलो करनी चाहिए, और ये मशीनरी का जो इम्पैक्ट होता है, जिस पर्सन पे इम्पैक्ट होता है वो पर्सन्स को भी आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए। फिर इसके लिए शायद आपको कुछ लॉज एंड रेगुलेशन थ्रू एनफोर्समेंट आप कर सकते हैं, एसएचई ओरिएंटेड कुछ आप रूल्स एंड रेगुलेशन भी मॉडिफाई कर सकते हैं या अमेंड कर सकते हैं, और उसमें इंस्पेक्शन थ्रू भी आप कुछ मॉडिफिकेशन या अमेंडमेंट की जरूरत अगर आपको लगती है तो वो चेंजेस भी कर सकते हैं। तो जहां पे जो सुटेबल स्कीम रहेगी वहां पे वो सुटेबल स्कीम आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने बात की थी ग्रीन जॉब्स के बारे में या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में, तो गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए सब्सिडीज भी देती है। तो अगर जिस एरिया में ये अवेलेबल हो सकता है, जिस एरिया में ये फिजिबल है, वहां पे ये सब्सिडीज भी प्रोवाइड हो सकती है। उसके अलावा जो कॉम्प्लीमेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज और राइट्स है, जो स्पेशली एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज थ्रू अगर आप व्यूज थ्रू देखेंगे तो यहाँ पे अगर सेफ और हेल्दी वर्किंग कंडीशंस के लिए आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करने हैं, क्या क्या राइट्स आपके पास है, ये भी आपने डिफाइन करना चाहिए। और फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हो सकते हैं उसके थ्रू भी आप कुछ बातें यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा है जो मॉनिटरिंग सिस्टम्स या जो नेशनल स्टैंडर्ड्स है, वो नेशनल स्टैंडर्ड्स भी आप फॉलो करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती है उसको भी आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं एक्शन प्रोग्राम में। उसके अलावा जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस, जैसे हमने कहा है कि अगर सिमिलर इंडस्ट्रीज है, जैसे कि अगर कोई इंडस्ट्रीज एमआईडीसी में ऑटोमोबाइल के 3-4 अगर इंडस्ट्रीज है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर एक स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज में अच्छी प्रैक्टिसेस होती है तो वो बेस्ट प्रैक्टिसेस बाकी लोगों ने भी फॉलो करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस अवेलेबल है और वो एक्सपीरियंसेस आपके साथ वो शेयर करना चाहते हैं, तो ऐसे भी प्रैक्टिसेस आपको अडॉप्ट करनी चाहिए। अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी यहाँ पे है या फिर कोई इनोवेटिव आइडियाज या मेथड्स है जिनकी वजह से सेफ और हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट भी होगा और इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी आपको मिल सकते हैं, तो ऐसे कुछ एक्टिविटीज को भी आपको प्रमोशंस देना चाहिए। तो यहाँ पे एनकरेजमेंट या यहाँ पे प्रमोशनल पॉलिसीज भी यहाँ पे डिसाइड हो सकती है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल हो। जहां पर लेजिस्लेशन की बात आती है तो एसएचए ओरिएंटेड जहां पर भी आपको कुछ बातें आपको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, लेकिन अगर फैक्ट्रीज अगर नहीं करती है तो वहां पे आपको लीगल सपोर्ट लेना होगा और फिर उसके बेसिस पे भी कुछ कमिटीज भी फॉर्म करनी होगी कि ये जो अप्रोप्रिएट मेथड्स हमने गाइडलाइंस में बताए हैं ये फॉलो करते हैं या नहीं, ये प्रैक्टिसेस होती है या नहीं, इसके लिए कुछ कमिटीज इंस्पेक्शन या चेकिंग भी यहाँ पे कर सकती है। तो ये सब एनफोर्समेंट पॉइंट के अंडर आएगा एक्शन प्रोग्राम के। सेकंड पॉइंट है नेशनल स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे नेशनल लेवल पे यानी कि इंडिया में कुछ स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी अवेलेबल्स है और कुछ स्टैंडर्ड्स में कुछ R&D भी हो कि फाइनल आउटपुट भी आ सकता है, कुछ अच्छे कोड ऑफ प्रैक्टिसेस भी है, कुछ अच्छे मैनुअल्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये सभी बातें एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ही होनी चाहिए और वो कॉमन गाइडलाइंस या कॉमन प्रैक्टिसेस, कॉमन स्टैंडर्ड्स ही फॉलो होने चाहिए। इसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए नेशनल लेवल पे। इसके लिए भी यहाँ पे इन्होंने फोर्स किया है और यहाँ पे उन्होंने जो भी एक्टिविटीज करने के लिए बात की है
तो ये कॉमन गाइडलाइंस होनी चाहिए, इसके लिए भी बात की। जैसे कि कोई लोकल लेवल पे कोई फॉलो करता है, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फॉलो करेगा, कोई स्टेट लेवल पे फॉलो करेगा। तो अगर आपके नेशन एक ही है तो नेशन वाइज आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड होनी चाहिए, और उसमें अगर यूनिफॉर्मिटी रहेगी तो यहाँ पे कंफ्यूजन कम होगा, और जहां पर भी अच्छी प्रैक्टिसेस वो नेशनल प्रैक्टिसेस के अंदर चलेगी तो वो शेयर करना इजी भी होगा। और फिर उसके बारे में जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो नेशनल लेवल पे भी आप प्रोग्राम्स ले सकते हैं। तो जो भी आपके स्टेक होल्डर्स है उनको भी इजीली ये पता चल सकता है कि इसमें ये एग्जैक्ट पॉलिसी क्या है, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, हम कौन सा कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, इसमें अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, और कुछ अगर आईएस स्टैंडर्ड्स होते हैं या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं वो भी हम क्या फॉलो करने हैं, ये सभी अवेयरनेस आपको यहाँ पे क्रिएट करना चाहिए। उसके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स भी रखने चाहिए। थर्ड पॉइंट है कंप्लायंस। तो एक्शन प्रोग्राम के अंदर जो भी लीगल रिक्वायरमेंट रहती है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो वो कंप्लायंस आपको फॉलो करनी चाहिए। तो उसके लिए कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस और एनफोर्समेंट आपको करने हैं। तो उसके लिए स्पेसिफिक रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको डिफाइन करना चाहिए, और फिर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स और डेमोन्स्ट्रेशन थ्रू भी आप अलग अलग कंप्लायंस के लिए प्रोसीजर्स भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो इसके लिए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स भी आप रन कर सकते हैं। फिर ये कोऑपरेशंस ऑफ सोशल पार्टनर, जैसे कि कुछ प्रोजेक्ट्स में आपको सोसाइटी की भी हेल्प लग सकती है, या फिर जो एक्सपर्ट पर्सन होते हैं सोसाइटी में उनकी भी हेल्प लग सकती है। तो ऐसे लोगों ने यहाँ पे कोऑपरेशन देना चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट यहाँ पे एसएचई में जो चाहिए वो टारगेट अचीव करने के लिए आपको सोशल लेवल पे भी हेल्प करना चाहिए। तो ये सोसाइटी लेवल से अगर हेल्प आती है, एक्सपर्टाइज या कॉम्पिटेंट पर्संस को आपको हेल्प मिलता है, नॉलेज शेयरिंग मिलेगा, तो यहाँ पे जो मेन टारगेट्स या ऑब्जेक्टिव्स आपके रहेंगे वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। तो इसके लिए अलग अलग वॉलंटरी एक्शंस की भी रिक्वायरमेंट है। कहीं जगह आपको रेगुलेटरी एक्शंस भी लेना पड़ेंगे, और कहीं जगह ऑडिटिंग मैकेनिज्म भी आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और ये अलग अलग वजह से ही आपके यहाँ पे अलग अलग सेफ्टी ऑडिट्स होते हैं, फायर ऑडिट्स होते हैं, एनवायरमेंट ऑडिट्स होते हैं, जनरल ऑडिट्स भी होते हैं। कई जगह आपको रेगुलेटरी बेसिस पे कुछ ना कुछ एक्शन लेने के लिए कहा जाता है, जैसे कि कुछ करेक्टिव एक्शंस होते हैं या फिर कोई प्रिवेंटिव एक्शंस होते हैं। और कहीं जगह आप खुद से अगर आपको किसी ने कहा भी नहीं फिर भी आप वॉलंटरी एक्शंस लेते हैं, जिनकी वजह से यहाँ पे एसएचई ओरिएंटेड जो एक्टिविटीज है उसमें इंप्रूवमेंट हो सकती है। तो उसमें कुछ प्रिवेंशन प्रोग्राम होने चाहिए, जैसे स्पेसिफिक कैटास्ट्रॉफ आपको अगर अवॉइड करना है, यानी कि मेजर एक्सीडेंट्स अगर अवॉइड करना है, मेजर डिजास्टर्स अवॉइड करना है, अगर फैटलिटीज अवॉइड करनी है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस होनी चाहिए। जैसे कुछ ऑन साइट इमरजेंसी प्लानिंग होती है या फिर ऑफ साइट इमरजेंसी प्लानिंग होती है, ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस आपको अडॉप्ट करनी चाहिए। उसके अलावा जो सेफ और हेल्थी प्रैक्टिसेस जो आपके इंडस्ट्रीज या सिमिलर इंडस्ट्रीज में रहेगी, या फिर आपके जो फील्ड होंगे वो फील्ड में जो बेस्ट सेफ्टी एंड हेल्थ प्रैक्टिसेस होंगी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और उसकी फैसिलिटीज आपके यहाँ पे प्रोवाइड करनी चाहिए। कहीं जगह आपको ये भी जरूरत होती, अगर आप ये सभी चीजें जो लीगल कंप्लायंस के अंदर है वो अगर आप फॉलो नहीं करते तो पेनल्टी प्रोविजन भी वहां पे होनी चाहिए। कहीं पे आपको रिस्पॉन्सिबल केयर या जो सीएसआर एक्टिविटीज है, जहां पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो एसएचई ओरिएंटेड जो भी एक्टिविटीज आप कर पाते हैं वो मैक्सिमम बातें यहाँ पे सीएसआर के अंदर या फिर रिस्पॉन्सिबल केयर के अंदर आपने प्रोग्राम करने चाहिए या फिर प्लानिंग रखनी चाहिए। उसके अलावा जो कुछ मशीनरीज है, जैसे एक्रेडिटेशन मशीनरीज होते हैं, तो सुटेबल एक्रेडिटेशन मशीनरीज का आपको यूटिलाइज करना है। इंस्टीट्यूशन ने या फिर जो प्रोफेशनल्स रहते हैं उन्होंने ये सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए या फिर एटलीस्ट रिकॉग्निशन देना चाहिए। तो एसएचई ओरिएंटेड जहां पर भी आपको यूनिफॉर्मिटी पॉसिबल है वो यूनिफॉर्मिटी देनी चाहिए, एम्प्लॉयर्स को एनकरेज करना चाहिए। और जो ऑक्यूपेशनल डिसीजेस स्पेशली अगर आप फोकस करेंगे तो न्यूमोकोनासिस जो डिसीज है या फिर सिलिकोसिस डिसीज है, इसके ओरिएंटेड भी कुछ प्रिवेंशन प्रोग्राम आपको फ्रेमवर्क करना चाहिए, क्योंकि ये स्पेशल ऐसे डिसीजेस है जो लंग्स ओरिएंटेड डिसीजेस है
टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ओरिएंटेड डिसीजेस से, कॉटन इंडस्ट्री ओरिएंटेड डिसीजेस से, या जहां पे सिलिका डस्ट यूज होती है वहां पे ये सिलिकोसिस भी पॉसिबल है। तो ये लंग्स ओरिएंटेड मेनली डिसीजेस है जहां पे मेडिकल फील्ड में इनके डायरेक्टली सॉल्यूशंस नहीं है और जिसकी वजह से यहाँ पे इसको इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो इसके ओरिएंटेड भी अगर कुछ प्रिवेंशन या कंट्रोलिंग प्रोग्राम या कुछ स्टैंडर्ड गाइडलाइंस होंगे तो वो फॉलो होनी चाहिए। फिर जो टेक्नोलॉजी आप यूटिलाइज कर रहे हैं या फिर करंटली आपने जो टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट की है वो सेफ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और क्लीन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। जैसे कि आज के डेट में हम जो चेंजेस करते जा रहे हैं, मटेरियल का रिप्लेसमेंट करते जा रहे हैं, या फिर जो पहले कोल बेस्ड पावर प्लांट थे अभी वो ऑयल बेस्ड हो गए, फिर गैस बेस्ड हो गए, या फिर आपके यहाँ पे जो हीटिंग मीडिया है उसके लिए भी अलग अलग सोर्सेस हो सकते हैं, या फिर अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर लेंगे तो मैक्सिमम केसेस में पहले डीजल यूज होता था, पहले उसके केरोसिन भी यूज होता था, अभी पेट्रोल यूज कर रहे हैं, और अभी कुछ एलपीजी और सीएनजी गैसेस भी यूटिलाइज कर रहे हैं, और अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो भी क्लीन टेक्नोलॉजी होगी और सेफ भी होगी ऐसे टेक्नोलॉजी आपको अडॉप्ट करना चाहिए, और इसके लिए भी आपको कुछ इनोवेटिव टेक्निक्स, रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटीज होनी चाहिए जिसकी वजह से ये सभी टेक्नोलॉजीज अफोर्डेबल लेवल पे अगर आ जाती है तो मैक्सिमम इंडस्ट्रीज इसको अडॉप्ट कर सकती हैं। फिर फोर्थ पॉइंट है अवेयरनेस एक्शन प्रोग्राम में। तो इसमें जो अवेयरनेस आपको इंक्रीज करनी है, स्पेशली आपको एम्प्लॉयर्स को पहले बताना है, अवेयर करना है, फिर एम्प्लॉयज को अवेयर करना है, उसके अलावा फिर सोसाइटी को अवेयर करना है, और उसके थ्रू फिर अलग अलग एरियाज में हर जगह यहाँ पे ये SHE ओरिएंटेड जो भी प्रोग्राम्स होंगे उनका अवेयरनेस यहाँ पे देना चाहिए। तो उसके लिए आपको कुछ कंसल्टेशंस रखने चाहिए, कंसल्टेंट रखने चाहिए, या फिर कुछ एम्प्लॉयज का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा, या फिर कोई कम्युनिटी में जाएगा, सोसाइटी में जाएगा और वो यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम कुछ रन कर सकता है, या फिर आप कुछ जॉइंट एक्टिविटी भी यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि लेबर के व्यूज या फिर मैनेजमेंट के व्यूज, और उनके फिर जॉइंट एफर्ट्स थ्रू भी आप कुछ एफर्ट्स ले सकते हैं जिसका इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा हो सकता है, और उसके थ्रू भी अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे अच्छी तरह से रन हो सकते हैं। फिर कुछ प्रोग्राम आपको ऑडियंस स्पेसिफिक ओरिएंटेड भी रखने चाहिए, कुछ प्रोग्राम आपको इवेल्युएशन बेसिस पे, या फिर कुछ प्रोग्राम जिसकी वजह से जो प्रोसेस की वजह से इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं उसके ओरिएंटेड भी रखना चाहिए, कुछ कैंपेन्स भी यहाँ पे रन करने चाहिए, और कुछ टीचिंग इनपुट्स, या फिर अगर जहाँ पे आपको देखेंगे स्कूल्स, टेक्निकल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स या वोकेशनल कोर्सेज जहाँ पे होते हैं, या डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम होते हैं, वहां पर भी ये अवेयरनेस क्रिएट होती है। जैसे कि आज के डेट में बहुत सारे स्कूल्स में इमरजेंसी इवैक्यूएशन ड्रिल्स या फायर मॉक ड्रिल्स भी होते हैं, या फिर मेनली जो प्रोफेशनल कोर्सेस है या कॉलेजेस है उनके करिकुलम में ही उन्होंने चेंजेस करे हैं, और सेफ्टी, एनर्जी, एनवायरमेंट और हेल्थ ओरिएंटेड कुछ ना कुछ टॉपिक्स यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, कुछ प्रैक्टिकल्स ऐड हो चुके हैं, कुछ क्रेडिट सिस्टम्स वाले जो कोर्सेस होते हैं वो भी ऐड हो चुके हैं। तो ये अलग अलग अवेयरनेस प्रोग्राम्स यहाँ पे आप रन कर सकते हैं। कई प्रोग्राम्स आप इंटरनेशनल लेवल पे भी रन कर सकते हैं, और कुछ प्रोग्राम स्पेसिफिकली मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी रन करना चाहिए, जैसे कि मेडिकल क्राइटेरियाज आपको देखना चाहिए जो स्पेसिफिकली फोकस करेगा हेल्थ एस्पेक्ट्स पे। तो जैसे कि अभी कोविड सिचुएशंस में भी हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स रखे हैं, जैसे कोविड-19 की अवेयरनेस, फिर प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको क्या लेने चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपको क्या यूज करना चाहिए, या फिर मास्क या रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ पीपी क्या होता है, उसके अलग अलग टाइप्स क्या हो सकते हैं, उसको कैसे यूज करना चाहिए, और उसके बाद में ये जो बायोमेडिकल वेस्ट प्रिपेयर होती है उसको डिस्पोज कैसे करते हैं, उसका कलेक्शन कैसे करते हैं। तो ये जो एक करंट सिनेरियो था उसी हिसाब से हर एक इंडस्ट्रीज और हर एक MIDC में, हर एक रीजन में आपको जो भी इश्यूज होते हैं उसके ओरिएंटेड अलग अलग अवेयरनेस प्रोग्राम आपने प्लान करने चाहिए और वो एग्जीक्यूट भी करने चाहिए। उसके अलावा जो प्रैक्टिकल गाइडेंस की जरूरत होती है कहीं जगह, जैसे कि अभी हमने बात की फायर मॉक ड्रिल, तो फायर एक्सटिंग्विशर्स के लिए जब तक आप खुद
स्टार्ट नहीं करते, पार्टिसिपेट नहीं करते, तब तक आपको वो क्लियर नहीं पता चलेगा। या फिर कहीं पे अगर नई टेक्नोलॉजी लॉन्च हो चुकी है या फिर नया इक्विपमेंट लॉन्च हो चुका है, तो ऐसी जगह आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो उसको प्रैक्टिकल गाइडेंस ही देना जरूरी है। जैसे कि आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो रोबोटिक्स या मैकेट्रॉनिक्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा साइंस जैसे जो इमर्जिंग एरियाज है जो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और कहीं जगह हो चुके हैं, तो इनके ओरिएंटेड भी आपको स्टडी करना है, उनको भी प्रैक्टिकल गाइडेंस देना है कि इसमें पॉजिटिव बातें क्या है, यानी कि एडवांटेजेस क्या है, इसमें लिमिटेशंस क्या है और इसमें रिस्क क्या क्या कम हो चुके हैं और क्या रिस्क बढ़ चुके हैं। तो इसके बारे में भी आपको चेक करना है और फिर वर्कर्स को इंश्योर करना है कि ये नए टेक्नोलॉजी की वजह से या नए इक्विपमेंट की वजह से आपको ये जो हजार्ड्स थी या ये जो रिस्क थी ये मिनिमाइज हो चुके हैं। तो जहां पर पॉसिबल हो वहां पे आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, इंफॉर्मेशन शेयर करना, डिस्प्ले करना, मीडिया का यूटिलाइजेशन करना। तो जो भी आपको एक्टिविटीज है वो एक्टिविटीज थ्रू जो सेफ्टी और हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करना जरूरी है। फिफ्थ पॉइंट था R&D, जो अभी हमने बात कही थी कि कुछ एरियाज ऐसे हैं, जैसे कि अभी हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा साइंस की बात कही थी, तो ये कंप्यूटर एडेड रिस्क असेसमेंट टूल यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं हम। जहां पर हायर रिस्क है वहां पे हम पर्सनल की जगह आप रोबोज यूज कर सकते हैं या फिर कोई इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं। तो ऐसे जो चीजें हैं जहां पर आपको रिस्क मिनिमाइज कर सकते हैं वहां पर मेनली आपको R&D करना है। कुछ वर्क कल्चर में जहां पर मेनली स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं और वहां पे अगर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है तो वो भी आपको स्टडी करना चाहिए, और जिसकी वजह से सोसाइटी भी इम्पैक्ट हो सकता है वो भी आपको मेनली स्टडी करना चाहिए और आपको जीरो एक्सीडेंट ओरिएंटेड वर्कआउट करना चाहिए ताकि SHE में अच्छा एक कंटिन्यू परफॉर्मेंस मिल सके। फिर उसके अलावा है जो डिसीजेस है, जैसे कि अभी हमने कोविड-19 की बात की, तो ये लेटेस्ट जो डिसीजेस होते हैं उसके बारे में भी आपको रिसर्च करना पड़ेगा और जो पॉसिबल डिसीजेस हो सकते हैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पे रिसर्च करना पड़ेगा और फिर उसके कंट्रोलिंग मेथड के बारे में आपको सोचना पड़ेगा और फिर जो अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस होंगे उसमें से जो अप्रोप्रिएट और सुटेबल सॉल्यूशन होगा उसको फॉलो करने के लिए कुछ गाइडलाइंस क्रिएट करनी होगी। तो इसके लिए आपको कुछ सोसाइटी से भी कुछ पार्टनरशिप मिल सकती है या फिर कुछ इंटरनेशनल या नेशनल लेवल से भी आपको कुछ कोऑपरेशन मिल सकता है और ये रिसर्च बेस्ड एक्टिविटीज शायद आप जॉइंट वेंचर थ्रू भी कर सकते हैं। ये भी अलग अलग प्रोविजन यहाँ पे हो सकती है। सिक्स्थ पॉइंट है जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ स्किल डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। तो यहाँ पे SHE ओरिएंटेड जो स्किल रिक्वायरमेंट है वहां पे क्या क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं और कैसे डेवलप करना चाहिए, तो उसमें से आपको कंपलसरी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखने होंगे या फिर जो इंफॉर्मेशन है उसके ओरिएंटेड वो आपको यहाँ पे परक्यूलेट करनी होगी या फिर जो एडवाइसेस है, सजेशंस है या फिर रिकमेंडेशंस है वो भी आपको यहाँ पे देना चाहिए। उसके बेसिस पे ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट की जो एक्टिविटीज है, जो प्रोग्राम्स है या कोर्सेस है वो आपने रन करना चाहिए जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल SHE ओरिएंटेड स्किल डेवलप हो सके। फिर यहाँ पे जो हमने बताया कि कुछ गवर्नमेंट के भी इनिशिएटिव्स है, अगर आप देखेंगे तो NSDC या NASSCOM या फिर ऐसे कुछ बॉडीज है, गवर्नमेंट बॉडीज जो आपको ये स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज करने के लिए प्रमोट करती है। फाइनेंशियल कुछ प्रमोशंस भी देती है, कुछ नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट्स भी देती है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट्स भी देती है। तो ये सभी एक्टिविटीज करने के लिए आपने भी कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए, जैसे आपको कुछ वोकेशनल या प्रोफेशनल या फिर लेबर रिलेटेड ट्रेनिंग्स आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइज करनी चाहिए और जहां भी आपको पॉसिबल है तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी रखनी चाहिए। और फिर जहां से फाइनेंशियल एड अगर आपको मिलता है तो वो फाइनेंशियल प्रोविजन, जैसे ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन भी कुछ फाइनेंस प्रोवाइड करेगा या फिर जो गवर्नमेंट बोर्ड्स होते हैं या फिर कुछ NSDC या वोकेशनल कोर्सेज के जो डिविजन है या UGC ग्रांट्स भी यहाँ पे मिलते हैं। तो ये अलग अलग फंडिंग प्रोविजन भी यहाँ पे होती है
लेकिन इसका यूटिलाइजेशन करके ये अगर आप अवेयरनेस बढ़ाते हैं, स्किल यहाँ पे डेवलप करते हैं, तो गवर्नमेंट भी आपको हेल्प करेगा। 7 पॉइंट है डेटा कलेक्शन। तो यहाँ पे जो स्टैटिस्टिकल डेटा यहाँ पे क्रिएट होगा एसएचयू ओरिएंटेड, तो ये आपको स्टडी करना चाहिए और उसके बेसिस पे फिर आपके जो नेशनल लेवल के जो इश्यूज है उनके ओरिएंटेड सॉल्यूशन कैसे निकालना चाहिए उसके बारे में सोचना चाहिए। तो शायद ये इंफॉर्मेशन या डेटा या फिर जो सर्वे का स्टैटिस्टिकल डेटा होता है वो यूजफुल रहेगा और फिर उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स है उनको प्रॉब्लम क्या आ रहा है और उस हिसाब से आपको जो सिस्टम है वो आपको सिस्टम का फ्रेमवर्क फाइनलाइज करना होगा, डिजाइन करना होगा और फिर बाद में उसको अडॉप्ट करके उसको एग्जीक्यूट करना होगा। कुछ डेटा जो है जो एक्सटेंशन भी उसमें हो सकता है, जैसे वर्क रिलेटेड इंजुरी का कुछ डेटा होगा या डिसीज ओरिएंटेड कुछ डेटा होगा या स्पेसिफिक एक्सपोजर ओरिएंटेड कुछ डेटा होगा या फिर कुछ नई केमिकल्स या नए एक्सपोजर्स या नए एक्सीडेंट्स की वजह से नए डिसीजेस की वजह से अगर आपको कुछ डेटा मिलता होगा तो वो भी आपको डेटा कलेक्ट करना है। सिस्टम स्पेसिफिक ओरिएंटेड भी डेटा आपको कलेक्ट करना है या फिर जो इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकली डेवलपमेंट ओरिएंटेड होती है वो भी आपको कलेक्ट करना है, क्योंकि ये डेटा कलेक्ट करने के बाद ही आपको कुछ एनालिसिस कर सकते हैं आप और उसके बेसिस पे फिर आप कुछ रिव्यू लेंगे और फिर करंट सिनेरियो एसएचओ ओरिएंटेड इंडिया में क्या है उसके बारे में आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं और फिर आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट 5 इयर्स में, नेक्स्ट 10 इयर्स में, 20 इयर्स में आपको क्या करना चाहिए। तो ये 8th पॉइंट रिव्यू और एनालिसिस बारे में ही है, क्योंकि जो भी अभी हमने ये डेटा कलेक्ट किया है अलग अलग सोर्सेज थ्रू, अलग अलग एक्टिविटीज थ्रू, उसके बेसिस पे आपको करंट स्टेटस पता चलेगा सेफ्टी हेल्थ एनवायरनमेंट का जो नेशनल लेवल पे है। फिर उसका प्रोफाइल आप बना सकते हैं और फिर ये एटलीस्ट 5 साल के अंदर ये रिव्यू करना चाहिए कि जो भी हमने नेशनल पॉलिसी एक्शन प्रोग्राम हमने बनाया था ये 5 साल के बाद उसका इम्पैक्ट क्या हो चुका है और अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत होगी तो नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए भी आपको प्लान बनाना पड़ेगा। तो ये था ओवरऑल नेशनल पॉलिसी के मेजर 4 पॉइंट्स। तो इसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, तो आपको इससे ये पता चलेगा कि आपको सोसाइटी से भी हेल्प लेना है, कुछ इंस्टीट्यूशन से भी हेल्प लेना है और कुछ एरियाज में जहां पे हजार्ड से रिस्क है या कुछ चैलेंजेस है वो सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको गवर्नमेंट के साथ सोसाइटी के जो भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनसे भी आपको हेल्प मिल सकती है और फिर कोलैबोरेटली जॉइंटली आप कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं या फिर आप कुछ इंटरनेशनल कोड्स ऑफ प्रैक्टिसेस, इंटरनेशनल हेल्प भी आपको मिल जा सकती है और जिसके बेसिस पे आपको सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो गवर्नमेंट की मेजर कमिटमेंट्स क्या है इसमें, तो गवर्नमेंट के जो मेजर कमिटमेंट्स है ये नेशनल पॉलिसी के अंडर उसमें है टू रिव्यू द नेशनल पॉलिसी ऑन एसएचई एट वर्क प्लेस एंड लेजिस्लेशन थ्रू ट्राइपार्टाइट कंसल्टेशन। तो ये नेशनल पॉलिसी का रिव्यू करना जरूरी है। तो नॉर्मली 5-5 साल के बाद ये रिव्यू होता है और उसके बेसिस में एक्शन प्रोग्राम तैयार हो जाता है। उसके बेसिस पे रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ चेंज, मॉडिफाई या अमेंड हो सकते हैं। फिर जो हमने अभी बात की इन्फॉर्मेशन या फिर कंपाइलेशंस में या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। कुछ स्पेशल प्रोग्राम आपको डेवलप करना पड़ेंगे जो स्पेशली हजार्डस ऑपरेशंस के बारे में है और कुछ सेक्टर स्पेसिफिक या फोकसिंग प्रोग्राम्स भी यहाँ पे वर्कआउट हो सकते हैं। कुछ ट्रेनिंग मैकेनिज्म आपको यहाँ पे डेवलप करना पड़ेगी और फिर नेशन वाइड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पे कमिटेड है कि ये कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे और हर जगह हर वर्कर को ये स्पेसिफिक हजार्डस ऑपरेशंस या हजार्डस केमिकल्स के बारे में पता लगे। उसके अलावा जो रिसोर्सेस या एक्सपर्टाइज जो अवेलेबल नहीं है तो उस एरिया में उनका अवेलेबिलिटी करके देना है, ये भी कमिटमेंट यहाँ पे गवर्नमेंट करता है। तो ये जो नेशनल पॉलिसी और प्रोग्राम है इसमें जो टोटल कमिटमेंट दिए है इसका डेमोन्स्ट्रेशन स्टेक होल्डर्स को भी पता चलेगा। उसके बेसिस पे गवर्नमेंट और सोशल पार्टनर्स भी यहाँ पे उन पे इनपुट देंगे कि आपने प्रोग्राम क्या बनाए हैं, एक्चुअल एग्जीक्यूशन क्या हुआ है
और उसके बेसिस पे भी वापस सजेशंस और मॉडिफिकेशंस और फीडबैक यहाँ पे आ सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो भी SHE ओरिएंटेड एक्टिविटीज है, वर्क प्लेस ओरिएंटेड, तो वहां पे इंप्रूवमेंट होना चाहिए, वहां पे क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो वर्क और वर्किंग लाइफ ओरिएंटेड अगर क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होता है तो ही आपकी नेशनल पॉलिसी सक्सेस होगी। तो ये ओवरऑल थी नेशनल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की।